हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी डीट। आज हम करेंगे प्रावधिक कला के जो सेक्शन ए में जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपका 1 नंबर का रहता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 6 खाने, ऑप्शन बी 7 खाने, ऑप्शन सी 8 खाने, ऑप्शन डी 4 खाने। तो जो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई होती है, जब आप सममित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल रहता है। उसके बाद इसकी जो लंबाई रहेगी वो आपकी 4 खानों में इस प्रकार रहती है, और ऊंचाई जो रहेगी इस प्रकार से इसमें 7 खानों की होती है। ये हो गई ऊंचाई। इसमें कुल टोटल ये वाले 7 खानों की होती है, और प्रत्येक जो वर्ग होता है, खाना होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 खाने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अक्षर यम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खानों की होती है? ऑप्शन ए 3 खाने, ऑप्शन बी 4 खाने, ऑप्शन सी 5 खाने, ऑप्शन डी 6 खाने। जो अंग्रेजी यम और डब्ल्यू होते हैं, जब इनका आप सममित चित्र इस प्रकार से बनाएंगे तो इसमें कुल टोटल आपको जो लंबाई रहेगी वो 4 खाने न रहकर 5 खाने इस प्रकार से होती है, और ऊंचाई आपकी इस प्रकार से 7 खानों की ही रखनी होती है। तो जो यम और डब्ल्यू हो गए, ये आपके 5 खानों में रहेंगे। आई जो होता है ये आपका एक खाने में रहेगा, और ए बी सी डी ई एफ और जो अक्षर होते हैं वो 4 खानों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच कितने खानों का स्थान छोड़ते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2.5। तो प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में हम एक खाना छोड़ते हैं। जब इसमें हम कोई बड़े छापे में या तिरछी अच्छाई में इस प्रकार से अक्षर लिखते हैं, जब बड़े खाने में रखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे जब इस प्रकार से हम बड़े खाने इस प्रकार से बड़े छापे में जब अक्षर लिखा जाता है, जैसे सिनेमा हो गए, ये हो गए, तो इनको लिखने के लिए इस प्रकार से आप ग्राफ पहले बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद जैसे पहला अक्षर यहाँ पे आपने ए लिख दिया। ए लिखने के बाद एक खाना बिल्कुल ये गैप रिक्त स्थान छोड़ेंगे, फिर यहाँ से आपको बी लिखना होगा। इस प्रकार से जो इसमें दो अक्षरों के बीच खाने छोड़े जाएंगे वो एक छोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? जब इसमें आप तिरछे अक्षर लिखते हैं तो तिरछे अक्षर लिखने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर जितनी ऊंचाई कह रहा है जैसे 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, उतनी हम यहाँ पे इस प्रकार से 1.5 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के बाद यहाँ पे हम जो रेशियो रखेंगे वो 2:3:2 का रखा जाता है। ये रेशियो रखने के लिए यहाँ पे आप 0.5 या अपने इच्छा अनुसार नाप ले लेंगे, और यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगाने के बाद 1 2 1 2 3 1 2 इस प्रकार से रखेंगे। ये जो 2 होगा इसको इस लाइन से मिलाएंगे, और जो ये 3 वाली पॉइंट होता है इसको बिल्कुल इसी के समांतर इधर मिलाएंगे, और 2 की इधर मिला लेंगे, और इनको इस प्रकार से आपस में बड़ा कर देते हैं। इतना आपका ये बेसिक ग्राफ बनता है तिरछे अक्षरों में। ये सेक्शन बी में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद इसमें आपको लिखना होता है, तो इसमें जो इस प्रकार से ये लाइन खींची जाती हैं ये आपके 75 डिग्री के एंगल में खींची जाती हैं। और उसके बाद आप वाक्य जब अक्षर बनाएंगे, जैसे आर्ट इज लाइफ इस प्रकार से, तो आप ये 75 डिग्री के एंगल में बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? ऑप्शन ए 7:3, ऑप्शन बी 7:2, ऑप्शन सी 7:4 या ऑप्शन डी 7:2.5। तो अक्षर जे जो होता है इसको हम जब इसका सममित चित्र इस प्रकार से बनाते हैं तो इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से रखेंगे, और फिर 7 इस प्रकार से लाइनें खींच के हम इसका ग्राफ बनाएंगे। किंतु जे जो बनेगा ये आपका 3 लाइनों में बनता है, ये लास्ट की एक ग्राफ इसमें छूट जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे का वो 7:3 हो जाएगा। 7:4 ना होकर इसमें 7:3 रहता है जे का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों के अनुपात क्या होगा? तो म्यूजिक शब्द के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर कितने खानों में बनता है। तो जैसे यम हो गया, यम बनेगा आपका 5 खानों में।
फिर U बनेगा आपका 4 खानों में, S बनेगा 4 खानों में, I बनेगा 1 खाने में और C बनता है 4 खानों में। तो ये हो गए 5 4 9, 9 4 13, 1 14, 14 4 18। ये कुल खानों की संख्या हो गई 18। किंतु जब आप खाने बनाएंगे, अक्षर जब आप लिखेंगे तो प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने के स्थान छोड़ा जाता है। तो यम और यू के बीच एक स्थान छोड़ा जाएगा, फिर यू और यस के बीच एक स्थान छोड़ा जाएगा, यस और आई के बीच एक स्थान, और आई और सी के बीच एक स्थान। तो ये हो गए 1 2 3 4, 18 4, ये हो गए कुल टोटल आपके हो गए 22। और इसमें जो कुल टोटल खाने की संख्या हो गई 22। इसमें जब आप इस प्रकार से इसमें बनाएंगे ग्राफ, तो ये ग्राफ बनाने के बाद कुल टोटल 22 खाने हो गए। और जो इसका ये दायां और बाएं ये जो एक एक खाने होते हैं, इन्हें नहीं गिना जाता। उसी प्रकार से इधर ऊपर और नीचे खाना नहीं गिना जाता। तो ऊंचाई जो रहती है इसकी, ये 7 खानों में रहती है। और इधर जो खाने की संख्या हो गई, वो जितना यहाँ पे वर्ड के अनुसार इन्हें काउंट करेंगे तो उतने खानों की संख्या होगी 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 22:7। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए मापनी से संबंधित क्वेश्चन। पहला कह रहा है साधारण मापनी पर कितने प्रकार से माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण मापनी में हम केवल 2 प्रकार के ही माप दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पे हम 3 मापें दिखाए जा सकते हैं। साधारण मापनी पे जो होती है उसमें हम केवल लंबाई इंटू चौड़ाई दिखा सकते हैं, यानी जो 2D होते हैं, जैसे हो गया आपका आयत, वर्ग, ये 2D के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दर्शा सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल इसमें आप मापें दिखाई जा सकती हैं। विकर्ण मापनी में आपके 3D के अंतर्गत चित्र आते हैं, जैसे घन, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, ये सब 3D के अंदर आएंगे। इसमें आप 3 मापें दिखाए जा सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी आधा। जो निरूपक भिन्न होता है, निरूपक भिन्न में जो अंश का मान होता है वो हमेशा 1 रखा जाता है। और हर में जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे 40 20, तो वो वैल्यू आपकी नीचे रखी जाएगी। तो अंश में हमेशा अंश हमेशा छोटा होगा हर से। हर बड़ा होता है निरूपक भिन्न में, और निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो गया निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। निरूपक भिन्न का जो अंश होता है वो सदैव 1 रखा जाता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें अंकित कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लिए विकर्ण मापनी होती क्या है। विकर्ण मापनी आप इस प्रकार से कुछ बनाएंगे, जितनी अपनी इच्छा अनुसार इसमें नाप लेते हैं। जब क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें ऊंचाई इस प्रकार से ले ली जाती है। उसके बाद जितने इसके संभाग करने होते हैं विकर्ण मापनी की, मान लीजिए 5 संभाग करने हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से संभाग कर देंगे। यहाँ से आपका 0 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर पड़ेंगे। और पूरा जो इसमें काम होता है वो इस वाले खाने में होता है, जो 0 के इस तरफ होता है। ये नीचे के जो भाग होता है ये आपका डेसीमीटर दर्शाता है, और ये जो ऊपर का भाग होता है ये आपका सेंटीमीटर दर्शाता है। और इधर का जो भाग होगा वो क्वेश्चन के अनुसार आपको किलोमीटर या मीटर दर्शाएगा। ये जो डेसीमीटर होते हैं तो इसमें आपको इस प्रकार से 10 नाप के खाने करने होते हैं। सेंटीमीटर में भी इसी प्रकार से 10 आपको यहाँ पे खाने करने होते हैं। इतना आप करने के बाद पॉइंट इस प्रकार से इसको आपस में मिला देते हैं और इनको सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से मिला देते हैं। ये हो गया आपका विकर्ण मापनी का चित्र। विकर्ण मापनी जब बनाएंगे तो उसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर आप प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा। निरूपक भिन्न निकालने से पहले आप इसकी यूनिट देख लीजिए किस में दी हुई है। ये देखिए वर्ग सेंटीमीटर में दी हुई है और इधर वर्ग मीटर में। तो सबसे पहले इनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 64 के निकालेंगे तो 64 का होता है 8, 8 इंटू 8 होता है 64, तो ये हो गया 8 मीटर। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर को 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर बराबर 800।
अब इस 2 को इधर लाएंगे, इसमें इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 800/2, 2 चौको 8। तो 1 सेंटीमीटर का जो मान आ गया वो आ गया 400 के बराबर। तो इसका निरूपक भिन्न निकालने के लिए जो अंश में मान रखा जाता है वो हमेशा 1 रखा जाता है, तो 1 और जो इधर मान निकल के आता है वो हर में रखते हैं बटे 400। तो इसका निरूपक भिन्न निकल के आ गया 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्ग सेंटीमीटर एक 44 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न क्या होगी। तो इसका भी आप यूनिट देखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, इसका भी वर्ग मीटर दिया है। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का आ जाएगा 3 बराबर 144 का निकालेंगे तो आ जाएगा 12। अब ये 12 जो आएगा ये मीटर में आएगा, तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। ये हो गया 3 बराबर 1200, 3 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1200/3। 3 का इसमें भाग करेंगे, 3 चौको 12, तो ये 1 बराबर हो गया 400 के। तो निरूपक भिन्न निकालेंगे तो 1 अंश में रखेंगे 1 बटा, और इधर मान जो निकल के आया वो हर में रखा जाएगा। तो इसका निरूपक भिन्न आ गया 1/400। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। अब यहाँ पे यूनिट देखें तो यहाँ पे सीधे मीटर में दिया है और इधर सेंटीमीटर में दिया है। तो इनको अब हम डायरेक्ट करेंगे कि 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर के, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 के इधर गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बराबर 500 के। इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बराबर 500/2, 2 को भाग इसमें करेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 250 के। ये आपका मान निकल के आ गया। अब इसमें निरूपक भिन्न निकालने के लिए 1 जो है ये अंश में रखेंगे तो 1 बटा, और इधर मान जो आया वो हर में रखा जाएगा। तो इसका मान आ गया 1/250। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निरूपक भिन्न की इकाई होती है। जो निरूपक भिन्न होता है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। ऑप्शन ए 0 30 45, ऑप्शन बी 0 60 90, ऑप्शन सी 30 45 60 या ऑप्शन डी 30 60 90। जब समपरिमाण मापनी बनाते हैं तीनों रेखाओं का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो इसमें जो 30 60 और 90 है इन्हें ऐड करेंगे तो तीनों कोणों का योग 180 अंश निकल जाएगा। तो जब समपरिमाण मापनी बनाएंगे तो पहला कोण 30 अंश, दूसरा 60 अंश और तीसरा 90 अंश रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या है। तो यहाँ पे यूनिट देखेंगे सेंटीमीटर में और उधर मीटर में। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर 300 के। 5 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 300/5। 5 के इसमें भाग दे दे, 5 छक्का 30, तो 1 बराबर आ गया 60 के। इसका निरूपक भिन्न निकालने के लिए 1 जो है अंश में रखा जाएगा और इधर जो मान आया वो हर में, तो ये आ गया 1/60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/60। नेक्स्ट कह रहा है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो यूनिट इसमें मीटर और इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसमें डायरेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का इसमें गुणा करेंगे। और इधर जो 2.5 है इसको इधर भाग में भेजेंगे तो इधर हो जाएगा 1 बराबर, ये हो गया 100/2.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। 25 का भाग इसमें करेंगे 1000 में, 25 चौको 100 अर्थात 40 हो जाएगा। 1 का मान आ गया आपका 40, निरूपक भिन्न निकालेंगे तो आ जाएगा 1/40। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1/40। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आगे क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त से संबंधित। ये कह रहा है एक आकृत के बराबर दूसरी आकृत बनाने का अर्थ है दूसरी आकृत के क्षेत्रफल में समान बनाना, असमान बनाना, आदि बनाना या दुगनी बनाना। जब एक आकृत के बराबर इस प्रकार से हम दूसरी आकृत बनाएंगे तो जो क्षेत्रफल दोनों का होगा वो समान ही होना चाहिए। अगर इसका क्षेत्रफल 5 आया है तो इसका भी क्षेत्रफल 5 ही होना चाहिए।
तभी हमारी आकृति दोनों बिल्कुल समान होंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा समान बनाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल क्षेत्रफल में विकर्ण पे बने वर्ग का कितना भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धवृत्त के व्यास को आधार मानकर और उसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु से आधार सिरों पर मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका शेष कोण सदैव कितना होता है। ये कह रहा है इस प्रकार से हमने कोई अर्धवृत्त बना लिया। अर्धवृत्त के व्यास को, ये जो व्यास है इसे हमने आधार माना। इसी आधार को मानकर उसकी परिधि पे कहीं पे भी इस प्रकार से एक बिंदु रखा। उस बिंदु पे हम दोनों आधार के जो सिरे हैं इस प्रकार से मिला दिए। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके ये सिरा है ये कितने अंश का होगा। तो जब हम किसी प्रकार अर्धवृत्त में कोई कोण बनाते हैं तो उसके योग बना कोण होता है 90 अंश। ये एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा 90 अंश या समकोण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का कौन सा अनुपात ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए मध्य अनुपात, ऑप्शन बी समानुपात, ऑप्शन सी तृतीय अनुपात या ऑप्शन डी चतुर्थ अनुपात। तो जब हम किसी आयत के बराबर एक वर्ग बनाने के लिए आयत की लंबी तथा छोटी भुजा का हम मध्य अनुपात ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। जब दो वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाएंगे तो उसमें हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जो आधार और ऊंचाई का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय यदि त्रिभुज के आधार आयत के आधार के बराबर रखा गया है तो उसकी ऊंचाई से कितना गुना होगा। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी दुगुना, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी असमान। तो जब आयत के बराबर त्रिभुज बनाते समय त्रिभुज का जो आधार है वो आयत के ही आधार के बराबर रखेंगे। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है, आयत बना हुआ है। आयत में जो ये आधार है ये आधार इसी आधार पे यदि हम कोई त्रिभुज इस प्रकार से बनाते हैं तो ये जो आकृति बनेगी त्रिभुज का वो इसका कितना होगा, 2 गुना होगा। आयत का ये 2 गुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त समझ लेते हैं। ये हमारा कोई दीर्घवृत्त बना हुआ है। दीर्घवृत्त पे ये इस प्रकार से यहाँ पे 2 नाभियां होती हैं। इन नाभियों को हमेशा N1 और इस प्रकार से N2 से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों नाभियों से जो एक रेखा होकर गुजरती है उसे हम दीर्घअक्ष कहते हैं। ये हमारी हो गई दीर्घअक्ष। और इस दीर्घअक्ष को जो रेखा लंबवर्धक पे विभाजित करेगी उसे हम क्या कहेंगे, लघु अक्ष कहेंगे। तो ये हो गई लघु अक्ष। और ये लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष जहाँ पे आपस में मिलते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हो गया इतना पॉइंट। उसके बाद जो दीर्घवृत्त के वक्र होते हैं, ये दीर्घवृत्त का वक्र इस तरफ हो गया और इधर ये वक्र हो गया। ये दोनों वक्र पे जो एक रेखा स्पर्श करती है, ये रेखा जो स्पर्श करेगी उसे हम स्पर्श रेखा बोलेंगे। तो क्वेश्चन बनते हैं कि दीर्घवृत्त के किस भाग पे स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। तो जो दीर्घवृत्त की होती है वो स्पर्श रेखा उसके वक्र पे स्पर्श करती है। ये स्पर्श रेखा इधर भी हो सकती है। अब स्पर्श रेखा पर यदि हम कोई लंब डालें, इस प्रकार से स्पर्श रेखा पर ये लंब डाला तो इसे हम अभिलंब बोलेंगे। और ये अभिलंब जो होगा इस पर 90 अंश का कोण या फिर समकोण बनाता है। 90 अंश को ही समकोण बोला जाता है। तो ये जो स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श पर लंब डाला, लंब जो होती है ये इस पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये हो गए सारे दीर्घवृत्त से रिलेटेड पॉइंट। क्वेश्चन ही देखिए कह रहा है दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। तो दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं जिसे हम हमेशा N1 और N2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है। तो ये ये दीर्घवृत्त हो गया। दीर्घवृत्त में
ये वक्र होता है। वक्र में इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा जाती है वहीं पे स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा स्पर्श करेगी दीर्घवृत्त के वक्र पर, तो राइट आंसर हो जाएगा उसके वक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी संपार्श, ऑप्शन डी सूची स्तंभ। तो सबसे पहले हम संपार्श समझ लेते हैं। संपार्श होता क्या है? ये कोई संपार्श का चित्र बना रहे हैं, जैसे त्रिभुजाकार संपार्श हो गया, त्रिभुजाकार संपार्श हो गया। ये त्रिभुजाकार संपार्श जो होता है इसमें दो फलक हो गए, एक ऊपरी फलक और दूसरा निचली फलक। जिस प्रकार से ऊपरी फलक होगा वैसे ही हमारे बिल्कुल निचली फलक होगा। अगर ऊपर हमारा ये त्रिभुज बन रहा है तो नीचे भी हमारा त्रिभुज ही बनेगा, ये संपार्श की कंडीशन होती है। और जो इसका आकृति का जो फलक होगा वो इस प्रकार से वर्गाकार होता है। संपार्श जो बनेगा, संपार्श की आकृति कैसी होती है? आयताकार होती है। ये हो गए संपार्श रिलेटेड पॉइंट। तो इसमें कह रहा है किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो संपार्श में आयताकार फलक होते हैं। शंकु की बात करें तो शंकु कुछ इस प्रकार है। तो शंकु का ये जो सामने का ये भाग होगा ये आपका त्रिभुजाकार दिखाई देगा, और नीचे का जो भाग होगा ये वृत्ताकार दिखाई देता है। और जो घन होता है, घन घन के जो प्रत्येक फलक होते हैं वो इस प्रकार से घन बनता है। ये हमारा घन बन गया। घन के जो प्रत्येक फलक होंगे वो कैसे होंगे? वर्गाकार होंगे। ये आप प्रत्येक फलक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये प्रत्येक फलक आपको वर्गाकार मिलेंगे। तो घन के जो फलक होंगे वो वर्गाकार होंगे, संपार्श के फलक आयताकार होते हैं, और जो सूची स्तंभ के फलक होते हैं, सूची स्तंभ कुछ इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार से सूची स्तंभ बनेगा। सूची स्तंभ की जो नोक होती है इसको हम शिरोबिंदु कहते हैं नोक को। और सूची स्तंभ का ये प्रत्येक फलक होगा ये आपका त्रिभुजाकार होगा। ये प्रत्येक फलक इसका त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आधार एचपी यदि आधार HP के समांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म संपार्श का अनुच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए समकटभुज, ऑप्शन बी समपंचभुज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी आयत। पंचभुजाकार प्रिज्म संपार्श का जो अनुच्छेद बनेगा वो पंचभुजाकार ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के कितने फलक होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। तो जो घन के फलक होते हैं फलक की संख्या 6, किनारों की संख्या होती है 12, और जो शीर्ष होंगे घन में शीर्षों की संख्या होती है 8। ये हो गए घन से संबंधित क्वेश्चन। और जो घनाभ होता है, घनाभ में भी सेम कंडीशन होती है। घनाभ में भी फलकों की संख्या होगी 6, किनारों की संख्या 12 और शीर्षों की संख्या 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन जो है इस प्रकार से बनता है, तो घन का जो प्रत्येक फलक होता है वो आपका वर्गाकार होगा। और जो घनाभ होता है, घनाभ का प्रत्येक फलक, घनाभ कुछ इस प्रकार से आयत के अंदर बनेगा, तो घनाभ का प्रत्येक फलक आपका आयताकार होगा। ये आपका घनाभ बन गया, तैयार हो गया। तो घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है और घन का जो प्रत्येक फलक होगा वो वर्गाकार होगा। नेक्स्ट कह रहा है त्रिभुजाकार संपार्श के कितने पार्श्व होते हैं? तो त्रिभुजाकार जो संपार्श होते हैं उसमें 3 पार्श्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संपार्श का पार्श्व किस आकार का होता है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो किसी संपार्श का जो पार्श्व होगा वो आपका आयताकार होगा, और जो सूची स्तंभ होता है, सूची स्तंभ का जो पार्श्व होगा वो हमेशा त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुजाकार संपार्श के सिरे का आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार। जो त्रिभुजाकार संपार्श के सिरे का आकार होगा वो त्रिभुजाकार ही होगा। संपार्श की एक कंडीशन होती है कि इसके जो एक फलक इस प्रकार से होगा वही इसका दूसरा फलक होगा। अगर ऊपर त्रिभुज बन रहा है तो नीचे भी त्रिभुज बनेगा, और इस प्रकार से यदि ऊपर वर्ग बन रहा है तो नीचे भी वर्ग बनेगा, अर्थात दोनों फलक सेम होंगे। यदि उसी के आधार पर इसका नामकरण भी होता है, जैसे इसका ऊपरी या निचली सिरा होगा उसी के आधार पर उसका, जैसे इसमें त्रिभुज बन रहा है तो इसे त्रिभुजाकार संपार्श कहेंगे, और इसमें वर्ग बन रहा है तो इसे वर्गाकार संपार्श कहेंगे। तो त्रिभुजाकार संपार्श के सिरे का आकार हो गया त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो त्रिभुजाकार फलक किस में होते हैं? सूची स्तंभ में। और घन के जो फलक होंगे वो आपके वर्गाकार मिलेंगे, घनाभ के फलक जो होंगे वो आपके आयताकार मिलेंगे, शंकु का जो फलक होगा सामने से देखेंगे तो आपको त्रिभुजाकार मिलेगा, और नीचे का जो होगा वो वृत्ताकार मिलेगा। और गोला, गोला ये हो गया। नेक्स्ट है, किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार। तो जो शंकु का आधार होगा वो आपका कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। शंकु का जो आधार होता है वो इस प्रकार से शंकु बनता है, और ये नीचे का भाग ये पूछ रहा है तो ये आपका वृत्ताकार हो गया। नेक्स्ट कह रहा है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। ये आपका बेलन हो गया। बेलन इस प्रकार से बेलन में सबसे पहले आयत बनाते हैं, फिर इसमें इस प्रकार से वृत्ताकार दोनों सिरों में बना देते हैं। तो बेलन का एक सिरा यदि वृत्ताकार है तो उसका दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा। तो ये हो गया, राइट आंसर हो गया वृत्ताकार। नेक्स्ट, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे? जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार पार्श्व होंगे उनकी संख्या होगी 5। नेक्स्ट कह रहा है किसी गोले का उच्छेद व अनुच्छेद क्या होगा? आयत बटे वर्ग, वृत्त बटे वृत्त, वृत्त बटे त्रिभुज या वृत्त बटे वर्ग। जो गोले का उच्छेद व अनुच्छेद होगा वो होगा वृत्त बटे वृत्त। इस प्रकार से जब इसमें बनाया जाएगा तो ऊपर इस प्रकार से बनेगा और गोला नीचे इस प्रकार से बनेगा, अर्थात दोनों सेम बनेंगे वृत्त बटे वृत्त के आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का उच्छेद कैसे दिखाई देगा? वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार। क्षैतिज समतल पर खड़े बेलन का जो उच्छेद होगा वो आयताकार प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुजाकार संपार्श्व अपने सिरे पर क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है तो उसका अनुच्छेद होगा। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार। जो शंकु बेलन का पार्श्व होता है वो वक्राकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के कितने कोर किनारे होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8 16। तो घन के जो कोर या किनारे होंगे उनकी संख्या होती है 12। फलक रहते हैं, घन के फलक की संख्या होगी 6, और शीर्ष की जो संख्या होती है वो होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी शंकु, ऑप्शन सी पिरामिड, ऑप्शन डी प्रिज्म। जो ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो होते हैं पिरामिड में। पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक हो गए। शंकु में आपको, शंकु जो सामने से अगर पूछा जाएगा तो आपको त्रिभुजाकार होगा, और नीचे से पूछा गया तो वृत्ताकार। घन का जो आपका फलक हो गया वो आपका हो गया वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वर्गाकार प्रिज्म कह रहा है तो इसमें जो आयताकार फलक होंगे वो होंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार प्रिज्म की भुजा बराबर ए, ऊंचाई बराबर बी है, उसके किसी एक आयताकार फलक का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन ए 2ab, ऑप्शन बी ab, ऑप्शन सी 2a + b, ऑप्शन डी a² + b²। जो वर्गाकार प्रिज्म होगा उसमें आयताकार फलक का परिमाप होगा 2 × a + b। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उसी के आधार पे आपका वर्गाकार प्रिज्म में आयत का परिमाप हो जाएगा 2 × a + b। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है षटभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। जो षटभुजाकार संपार्श्व में आयताकार फलक होते हैं वो होते हैं 6। आप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कॉपी में किस प्रकार से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कॉपी में डालेंगे ऊपर खंड ए, या इंग्लिश वाले आप लिख सकते हैं सेक्शन ए। इतना करने के बाद ये आपकी कॉपी हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्न 1। प्रश्न 1 डालने के बाद ये आपका प्रश्न 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे आप डालेंगे उत्तर 1। फिर इतना छोड़ने के बाद करने के बाद आप यहाँ पे 1 का, जैसे का सही है तो आप लिखेंगे 1 का
का और इसके आगे लिख देंगे जो भी आपका उत्तर होगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो 1 कक्का लिखने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर भी लिखना है। उसके बाद आप 1 या 2 लाइनें छोड़कर आप यहाँ पे डालेंगे उत्तर 2 और 2 का यहाँ पे जो जैसे ग सही है तो 2 का गा और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन में होगा उसका आंसर लिखेंगे। मान लीजिए जैसे घन कह रहा है तो यहाँ पे वो लिख देंगे घन। इस प्रकार से आप सारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।